हाँ, तो आज अपन आपकी बुक का चैप्टर नंबर 15 बहुत ज़्यादा 15वां इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज बहुत मुश्किल मतलब आपको लगेगी, लेकिन मैंने पहले मेरी पूरी बात सुनना आप। इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, लाइन टू लाइन जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपने ढंग से ये नोट्स पढ़ लिए, एक शब्द, एक वर्ड, एक क्वेश्चन इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। 6 में से 6 नंबर आपको मिलने वाले। ये चैप्टर आपके 6 नंबर का है इस नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, पूरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर की मैं अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर है आपका ये 15वां चैप्टर है, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की संरचना। ठीक है, और ये जो पृथ्वी की संरचना का जो चैप्टर है, बहुत तगड़े क्वेश्चन बनाए हैं, छोटे बड़े, ऑब्जेक्टिव, मैच द फॉलोइंग, टिक वाले, कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इन नोट्स के बाहर नहीं जाएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, और ये पूरे आपके 6 नंबर का चैप्टर है आपके एग्जाम में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस आपको ये ध्यान रखना, ये नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि लैंग्वेज मैंने बहुत अच्छी इजी बनाई है, तो ये नोट्स आपको साथ के साथ उतारना है, इसमें आलस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप आधे घंटे या 25-30 मिनट के वीडियो के भी नोट्स नहीं बना सकते, तो आप जितना मैं कहता हूँ कि कम मेहनत करने वाला मैंने कभी नहीं देखा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हिम्मत रखो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी है। जैसा मैं कह रहा हूँ, टाइम टेबल को मत भूल जाना। बहुत सारे कॉपी पेस्ट टाइम टेबल आपको मिलेंगे अब मार्केट एक पूरा बड़ा यूट्यूब एक मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे आई जो टाइम टेबल आपको मिलने वाले। ध्यान रखना, इससे सचेत रहना। जो मैंने कहा है वो ऑथेंटिक, प्रूफ, प्रैक्टिकली किया हुआ टाइम टेबल है, प्रैक्टिकल है, आजमा के देखा हुआ है। 90+ बनेंगे आपकी, ये मेरा तजुर्बा है, ये कहते हैं ना एक्सपीरियंस है। बस आपको, क्योंकि आप खुद सोच लो 15 अप्रैल से पहले अपना कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, अगर आपने मैंने जो कहा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है, और बताओ कितनी इजी बात है। टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, उनके आंसर की भी मिल रही हैं, हर चीज़। लोग तो आपको खूब लालच देंगे, ये करो ये करो, अपन तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। रोजाना का 3 से 4 क्वेश्चन आपको यूट्यूब स्टोरी पे मिल रहे हैं, कम्युनिटी में मिल रहे हैं, उनको पढ़ो। कितना मतलब बोनस पॉइंट है आपके। बहुत तगड़ी मेहनत करनी है आपको। ठीक है, करें शुरुआत चैप्टर की। ओके, हाँ, तो चलो फिर बहुत ही शानदार नोट्स की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। तो आपको ये लिखना है कि पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है ना, वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। समझ गए, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो अर्थ फ्रॉम द सन है। समझ गए, और इसी दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। पता चल गया कि जो सूर्य से, हो सकता है ये आपके 15 करोड़ ना लिखा आए, इतना सा आ जाए सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, ये कह देगा तारे की ग्रह से दूरी, कुछ भी ऐसा आगे पीछे घुमा के वर्ड लिखेगा ऑप्शन में, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। आपको एक ही वर्ड याद रखना है, सूर्य से दूरी। ठीक है, यानी किससे दूरी, अर्थ फ्रॉम द सन, और वो कितनी है, 15 करोड़। और यही जो डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट या फिर खगोलीय मात्रक कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड, 1 मार्क्स पक्का हो गया। सेकंड है दिन रात कैसे बनते हैं। बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत मेहनत करी है। सिंगल क्वेश्चन, सिंगल वर्ड बाहर नहीं जाएगा, बस मेहनत के साथ पढ़ो आप। हाउ आर द डेज एंड नाइट्स, मतलब दिन और रात कैसे बनते हैं। सिंपल 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो देखो कैसे बनेंगे। आपको पता है पृथ्वी ये तो है नहीं कि वो एक जगह टिकी हुई है ना, वो तो गतिशील है। पृथ्वी क्या है, चलती रहती है, गतिशील है। ये अपनी धुरी पर, मतलब अपने पथ पर, अपने रास्ते पर, अपने वे पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। इससे ही दिन रात होते हैं। ठीक है, यानी द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन अ डे, फॉर्मिंग डे एंड नाइट्स। इस वजह से रात और दिन होते हैं। समझ पा रहे हो, वो एक मोशन में रहती है, मतलब गति में रहती है, और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, पता है ना सबको, सिंपल सी बात है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक छोटा सा यहाँ पर आएगा,
और वो है उत्तरायण और दक्षिणायन। यहाँ मैं आपको नॉलेज करवाता हूँ, उत्तरायण और दक्षिणायन। इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना, उत्तरायण का समर सोलेस्टाइस और दक्षिणायन का विंटर सोलेस्टाइस। हिंदी में भी लिखा सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वर्ड है ना ब्रैकेट वाली चीज़, ये भी लिखी जाती है, ये नहीं आती कभी कभी, इसलिए दोनों पढ़ना है। उत्तरायण का मतलब समर सोलेस्टाइस और दक्षिणायन का मतलब विंटर सोलेस्टाइस। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ ये शब्द क्या है। समर सोलेस्टाइस उत्तरायण को कहते हैं, इसका मतलब होता है, या तो बोल दो हिंदी में कर्क संक्रांति, पूरी बात समझना, कर्क संक्रांति, या फिर इसको ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। ये एक ही वर्ड है। ये किसको बोलते हैं? उत्तरायण को। पूरी बात समझना, उत्तरायण को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म, ठीक है ना, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। और ये कब होती है बताता हूँ, थोड़ा मैं नॉलेज करवाता हूँ आपको, थोड़ा लेवल की बात है। 21 जून को, पूरी बात समझना, एक दिन बाद, यानी कि 21 जून। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म सबसे बड़ा दिन होता है। और उसी दिन को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। ये कौन है? ये है उत्तरायण, ठीक है। फिर है दक्षिणायन। दक्षिणायन की बात की जाए, यानी कि इसकी विंटर सोलेस्टाइस की बात की जाए, ये होता है 22 दिसंबर। पूरी बात समझ जाना। हिंदी में बोलते हैं इसको शरद संक्रांति, शरद संक्रांति। ये दूसरे नाम है, बुक में नाम नहीं है, ये मैं आपको लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से थोड़ा जो हमारे नोट्स में है वो थोड़ा जोड़ के बता रहा हूँ सिलेबस में हमारे। यानी कि शरद संक्रांति भी बोलते हैं इसको। किसको? दक्षिणायन को। और ये दक्षिणायन कब होता है? 22 दिसंबर को। अब ये छोटी सी बात तो ये तो नॉलेज के लिए थी। आपके कोर्स में इतना सही है कि क्या नाम इसका, उत्तरायण और दक्षिणायन होने का क्या कारण है। तो फिर बता दूं मैं, हमारे जो अपने जो एक साल में 2 आयन होते हैं, एक वर्ष में 2 आयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, या फिर उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। उत्तरायण गर्मी का, मतलब दोनों जो आयन होते हैं वो 6-6 महीने के टाइम पीरियड के दौरान होते हैं। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ अगर, तो सूर्य में जो 2 बार परिवर्तन होता है, सूर्य की जो स्थिति में, सूर्य की सन की जो स्थिति में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, वो आपका उत्तरायण दक्षिणायन होता है और साल में 2 बार होता है, मतलब 6-6 महीने का टाइम पीरियड होता है। सिंपल है। लेकिन एग्जाम में आंसर कैसे लिख के आओगे, ये तो आपका नॉलेज के लिए था कि जो हमारी सूर्य पृथ्वी है, अर्थ है, वो सीधी नहीं है, वो थोड़ी 23.5 डिग्री, ग्लोब में देखोगे तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर थोड़ी झुकी हुई है। इसी वजह से, समझ पा रहे हो, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं है, ठीक है ना, वो 23.5 डिग्री झुकी रहती है। इसी कारण सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। और उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब ऋतुएं चेंज होगी। ऋतु तो थे शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो इसी वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं भी होती है। अगर क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ से, ये वर्ड ना दे के आपसे ये दे देगा पृथ्वी पर सीजन्स यानी ऋतुएं कैसे बनती है अर्थ पर, तो भी यही आंसर। उत्तरायण दक्षिणायन कैसे बनते हैं, तो भी ये आंसर कि पृथ्वी सीधी खड़ी नहीं होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिण बनता है, या फिर ऋतुएं चेंज होती है। डन ना? वेरी गुड। एंड अर्थ डज नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस बट इट इज 23.5 डिग्री इंक्लाइंड, मतलब झुकी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है। दैट्स वाई द सन इज इन द स्ट्रेट ऑफ उत्तरायण यानी समर सोलेस्टाइस एंड दक्षिणायन विंटर सोलेस्टाइस, एंड सीजन्स आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। इसीलिए पृथ्वी पर ऋतुएं भी बनती है, दोनों कारण सेम है। डन ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द अर्थ ओरिजिनेट? हालांकि इसका आंसर अभी तक कोई ऑथेंटिक प्रूव आंसर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक ऑथेंटिक बुक होती है, उनके अकॉर्डिंग, और आज तक जो भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपन जो पढ़ते हैं उन सब में इस एक हाइपोथेसिस को, एक परिकल्पना को सही माना गया। मैं फिर बता दूं, हालांकि ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस यानी ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई, मेरी बात समझना, ये ओ है, बहुत सारी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं दी गई, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा प्रूव जिसको माना गया वो है ज्वारीय परिकल्पना या फिर टाइडल या टिडल हाइपोथेसिस। इसको आज तक सबसे ऑथेंटिक या विश्वसनीय माना जाता है कि हाँ,
ये जैसा कह रही है वैसा कुछ हुआ होगा। अब ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, मुश्किल लगेगी थोड़ी, बुक में भी बहुत मुश्किल लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको स्टोरी रूप में बता दूं, दिमाग में फिट कर दूंगा। हुआ क्या था एक्चुअल में, ये परिकल्पना क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना ना। ये परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ऐसा हुआ था कि सूर्य जो है, सूर्य अपना सन के पास एक तारा जा रहा था, बड़ा सा तारा जो सूर्य से बड़ा था, समझ पा रहे हो, वो सन के पास से जा रहा था। अब हुआ क्या कि सन के पास से जा रहा था तो वो उस सन के और उस तारे के बीच में अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण बल हुआ, आकर्षण का काम किया एक दूसरे को। ऐसा मान लो कि सन ने जैसे ही उसको देखा तो सन को वो अच्छा लग गया, तो सन के कुछ सैनिक बाहर आ गए, मतलब सन में से कुछ मटेरियल निकल के बाहर आ गया उस तारे के पास, समझ गए। यानी कि सन के खूब कुछ मटेरियल या कुछ पदार्थ निकल के उस तारे के पास आ गए, ठीक है। जिधर से वो तारा पास से जा रहा था ना, जैसे वो पास में उसके इस सन से कुछ मटेरियल यानी उभार सी संरचना निकल के बाहर आ गई, और वो जो संरचना निकल के बाहर आई थी, वो तारा तो फिर धीरे धीरे आगे चला गया, लेकिन वो जो संरचना बाहर आई थी, वो कहते हैं कि संरचना बाहर तो आ गई, अब अंदर तो वापस गई नहीं, और फिर बाहर ही टूट के बिखर गई, जिससे ग्रह बन गए। समझ पा रहे हो, पृथ्वी ग्रह होते हैं, तारे वगैरह आगे से ग्रह बन गए, वो ग्रह बन गए। मेरी बात समझ में आ गई, ऐसा इस परिकल्पना ने कहा। अब मैं बताता हूँ थोड़ा लैंग्वेज में कि जवारीय परिकल्पना को वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब इस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि एक विशाल तारा आया जो सूर्य के समीप आया, ठीक है, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभर कर बाहर आ गया, ठीक है, और ये उभार सिरों पर पतला व मध्य में मोटा था। अब जैसे ही जो मटेरियल या पदार्थ जो बाहर आया ना, वो उसके चारों ओर फैल तो गया, लेकिन वो किनारों से तो पतला था, मतलब ऐसा मान लो, ऐसा कटोरे का उल्टा जैसे रखते हैं अपन वैसा, तो इधर से तो पतला था और बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा, मतलब मोटा था, किनारों से तो पतला था और बीच में से मोटा था, एक सिगार जैसी संरचना बन गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि ये उभार मध्य में मोटा था, बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया, कौन सा जो पास से आया था बड़ा सा तारा, और सूर्य से बाहर जो भाग आया था वो टूटकर ग्रहों में बट गया, ठीक है। और ग्रहों को अगर हम जमाने का काम करें, मतलब ग्रहों में बट गया, अब ग्रहों को अपन ढंग से देखें, सही सिस्टमेटिक सीक्वेंस में जमाएं, तो वो हमें बीच में से मोटी और सिगार जैसी रचना बनती है। बहुत ईजी है ना। यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइडल हाइपोथेसिस या फिर टाइडल हाइपोथेसिस, ह्यूज स्टार कैम नियर द सन ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन, ए लॉट ऑफ मैटर बर्स्ट आउट ऑफ द सन, ठीक है। यानी कि जैसे उसके पास में है तो अट्रैक्शन की वजह से बहुत सा मटेरियल, बहुत सा मैटर बाहर आ गया, ठीक है। और दिस बज वॉज थिन एंड टिप्स एंड थिक इन द मिडल, यानी कि ये किनारों से तो पतला था, मिड में से बड़ा था, ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूं, लेटर द स्टार वेंट ऑन द इट्स वे एंड द पार्ट केम आउट ऑफ द सन एंड ब्रोक अप टू फॉर्म द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब ग्रह, और जो बाद में लेटर का मतलब कुछ दिन बाद में वो जो जब बिखरा तो वो ग्रहों का निर्माण हो गया, मतलब प्लैनेट बन गए उससे, इजी है। और इफ द प्लैनेट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग इन सीक्वेंस, इन ए सीक्वेंस, अगर हम इस प्लैनेट को, इन ग्रहों को एक ढंग से संरचना सीक्वेंस में जमाएं तो हमें ये ऐसा लगता है कि लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हैविंग थिन हेड्स एंड मिडल पार्ट थिक, सिगार जैसे स्ट्रक्चर लगता है। सिगार लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हैविंग थिन हेड्स एंड मिडल पार्ट थिक। डन है ना। बहुत इजी लैंग्वेज बता दी है मैंने कि जैसे ही पास से जा रहा था सूर्य को वो अच्छा लग गया, तो सूर्य खूब सा मिडल उसके पास आ गया उससे मिलने के लिए, हालांकि वो रुका नहीं, चला गया, ठीक है। लेकिन जब सूर्य की जो उससे मिलने के लिए गए थे वो उन्होंने कहा कि अब हमें अंदर नहीं जाना, अब हम यहीं रहेंगे, ठीक है, ये था। और जैसे उसका बिखरा हुआ वो ग्रह बन गए, मतलब प्लैनेट बन गए। इजी है कि नहीं है? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको ऑब्जेक्टिव में आपकी बुक में भी दे रखा है, क्या कि पृथ्वी के कौन कौन से ऐसे नेम नहीं है, तो 4 ऑप्शन देगा, 3 सही चौथा गलत, ध्यान रखना। इसलिए 3 के अलावा चौथा नाम नहीं है, तीनों याद कर लो आपके कोर्स में कि पृथ्वी के जो प्रचलित नाम है, पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं, गय भी कहते हैं और टेरा भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स ऑफ अर्थ, अनकॉमन नेम्स या कॉमन नेम्स, तो लैंड GAIY एंड टेरा, 3 नाम है इसके। इसके अलावा चौथा ऑप्शन देगा तो वो गलत होगा, याद रह जाएगा, ध्यान रखना इसका।
और फिर एक नोट लिखा है मैंने कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। ऐसे क्वेश्चन कहीं आ जाए तो टिक कर देना। एक तो पूछ सकता है पृथ्वी का जन्म कब हुआ था, तो 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये क्वेश्चन हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जो अर्थ है, अर्थ की एज अबाउट 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी 1/3 है। समझ गए? ये क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मुश्किल ज़रूर है चैप्टर, लेकिन मैंने बहुत मतलब सोच के आपके लिए इजी लैंग्वेज बनाई है। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। और इन नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ना और नहीं, क्योंकि लाइन टू लाइन जहाँ जैसा क्वेश्चन बन सकते हैं सारे लिए हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये इस बार आने के 110% चांस है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी और ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। 100% आने के चांस है, पक्का। इसलिए बहुत ही परफेक्ट नोट्स लिखवाए हैं। बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, सीधी सी थ्योरी है, लेकिन 3 मार्क्स के लेवल का या 4 मार्क्स के लेवल का आंसर कैसे लिखा जाए वो मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। इसमें एक वर्ड ही नहीं छोड़ना, एक शब्द ही नहीं छोड़ना। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ये थोड़ा कलर चेंज क्यों आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये इस कलर का पेन था, उसमें इंक ब्लैक डाली ना, तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया। अब सुनो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, नामांकित चित्र भी बनाइए। यानी कि एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ऑल्सो ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। और आपको डायग्राम भी बनवाना है। डायग्राम बड़ा इजी है। ऐसा अर्थ की अभी डायग्राम में आपको जो दिख रहा है ना, ये ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप कंपास से बना हुआ जाके प्रकार से बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप डायग्राम बना देना, इसके 3 लेयर बना देना ऐसे। ठीक है, ऐसे 3 लेयर बना दी बस, और उसके अंदर नाम लिख देना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से कंपास से बनाओ, और वो कोई ज़रूरत नहीं आती। पेन से भी मार्क्स नहीं करते, सीधा पेंसिल से, मतलब पेंसिल बना दो सीधा, भले हाथ से ही थोड़ा गोल। ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम की तो कोई लोड लेना ही नहीं है, डायग्राम तो से बन गया, और तब तीनों नाम लिख देना। अब मेरी बात सुनो, पृथ्वी की जो संरचना होती है ना, पृथ्वी की संरचना, प्याज होता है, प्याज, उस प्याज मतलब कांदो जिसे बोलते हैं, उस प्याज के छिलके जो होते हैं, लेयर लगी होती है, आपको पता होगा, उन छिलकों जैसी होती है। छिलके पे छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका होता है, तो वो प्याज की जैसे छिलके होते हैं, उस स्ट्रक्चर में पृथ्वी की जो संरचना होती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पृथ्वी की संरचना परत होती है, लेयर बंटी होती है, उन परतों के रूप में जैसे प्याज में छिलके होते हैं। याद होगी लाइन, द अर्थ स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स लाइक ऑनियंस पिल्स। ऑनियंस पिल्स का मतलब जो ऑनियन के ऊपर लेयर होती है, छिलके। ओके, सेकंड है पृथ्वी का जो सेंटर है, मतलब ये जैसे केंद्र है, ये केंद्र से जो बाहरी सतह है, सतह मतलब बाहर की बाउंड्री, वहां 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है दूरी। पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग, अनुमान है ये, 3900 किलोमीटर होने का मतलब कि अनुमान है। यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, 2 बार लिख दिया, द डिस्टेंस फ्रॉम द surface to the center of the earth is estimated to be around 3900 किलोमीटर। डन। ये भी 1 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, तो 3900 किलोमीटर याद रखना। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मैंने पॉइंट बनाए हैं, वेरी वेरी, इसीलिए तो कह रहा हूँ बुक से नहीं समझ पाओगे, उंगलियां घुमाते रह जाओगे। ये नोट्स आपको नोटबुक में बनाने मेरे साथ के साथ। ठीक है, ये है पृथ्वी को मोटे तौर पर, मतलब मोटा मोटी 3 प्रकार की परतों से बना माना जाता है। अर्थ हैज 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। कौन कौन सी? नंबर 1 क्रस्ट, यानी भूपरपट्टी। भूपरपट्टी या क्रस्ट जो ऊपरी ऊपर की होती है, और पृथ्वी है ना उसकी ऊपरी ऊपर की, उसको अपन क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। क्रस्ट जो थोड़ी सॉलिड होती है, मजबूत होती है, ठोस होती है। ठीक है, और उस खुद भूपरपट्टी के भी 2 टाइप और हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जलमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जल, भाई हाइड्रो का मतलब जल और मंडल का मतलब स्फीयर। स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर।
ठीक है, ये दो उसी के पार्ट है जो हम यहाँ अर्थ के ऊपर देखते हैं। एक तो जलमंडल जिसमें समुद्र वगैरह बन जाते हैं, सीज, और जो स्थलमंडल होते हैं इसमें चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, ये सब रॉक्स हैं, ये सब बन जाते हैं। कॉमन सेंस की बात समझ में आ गई? वापस बता दूं, ऊपरी की जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, मतलब कि भू परपट्टी होती है जो थोड़ी सॉलिड यानी कि ठोस होती है, और खुद वो भू परपट्टी भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? स्थलमंडल और जलमंडल। जलमंडल और स्थलमंडल होने की वजह से ही, यानी लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर होने की वजह से ही सीज यानी समुद्र और ये पहाड़ पर्वत यानी ये जो जितने भी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, ये सब बनती है। ईजी है ना? ऐसी मन से भी लिख दोगे तो। और दूसरी बात, जो ऊपरी की लेयर होती है, जैसे ये अपना शरीर है, शरीर के ऊपर जो ये क्या स्किन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। वैसे ही इसकी ऊपरी की जो लेयर होती है उसको स्किन यानी कि त्वचा बोला जाता है। बताओ हाथ याद होगी नहीं होगी? ऐसी 3-4 लाइनें लिख दोगे, 2-3 इसमें दे, मतलब हो गए 10-15 लाइन, 3 में से 3 या 4 में से 4 मार्क्स, और डायग्राम बना दिया। यही तो तरीका है, रटना नहीं है, ठीक है? जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा लिख के आना है। नंबर 2 है मेंटल। अब यहाँ आप सोचोगे ये क्या मेंटल, हमने कुछ और ही सोचा होगा। जो आपने सोचा वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर मेंटल कुछ अलग है। क्या कि मेंटल मतलब ये पृथ्वी की, अब देखो ये तो इजी रह जाएगा ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ऊपर सी नीचे सी, बीच में एम, ऐसे एडजस्ट कर लोगे, यानी कि भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। तो इसका मतलब ये है, ये 2 नंबर पे आती है, तो एक लाइन तो वही हो गई, क्या कि द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज मेंटल, मतलब पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है वो मेंटल कहलाती है। ईजी है ना? तो ऐसे ही फिर तीसरी, पृथ्वी की तीसरी या फिर सेंटर या केंद्र की जो परत होती है, मतलब देखो भाई ये ऊपर, ये तो होगी भूपरपट्टी ऊपर की, समझ गए, क्रस्ट। फिर इसके नीचे ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपकी मेंटल। और फिर लास्ट में जो सेंटर की होती है, बिल्कुल बीचों बीच, ये सेंटर की बोल दो चाहे केंद्र की बोल दो, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, वो है कोर। अब समझ में आ गई? वेरी गुड। अब एक लेते हैं अपन। भूपरपट्टी, तो पृथ्वी की ऊपरी परत, सही बात है, ऊपर की है। भूपरपट्टी एक ठोस परत है। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड लेयर कॉल्ड क्रस्ट। ओके, इसे पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द स्किन ऑफ द अर्थ। फिर इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। यही तो बात है, तभी तो कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं चट्टाने हैं, तो कहीं पर्वत हैं, समझ गए? यानी कि इट्स थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द प्लेसेस। ड्यू टू दिस डिफरेंस, वो ड्यू लिखा हुआ डी यू है ना, इसी कारण से, इसी अंतर की वजह से, ड्यू टू दिस डिफरेंस एट सम प्लेस द माउंटेन्स एंड एट सम प्लेस सीज आर फॉर्म्ड। कहीं पर पर्वत तो कहीं पर समुद्र बन जाते हैं, कहीं गहराई है तो कहीं ऊपर उभरा हुआ है, ठीक है? यानी कि इसी अंतर के कारण, क्योंकि जो मोटाई एक समान नहीं होती, इसी अंतर के कारण कहीं पहाड़ हैं तो कहीं समुद्र बने होते हैं। देन फिर है इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला जलमंडल और दूसरा स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इट हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है? फिर अगर अपन बात करें तो भूपट्टी का 70% भाग तो क्या है? पानी, और बाकी जो 30% भाग वो क्या है? वो जमीन है, स्थल है, ठीक है? एट प्रेजेंट, वर्तमान की बात है, तभी तो अपन कहते हैं ना 70% पानी है। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड रिमेनिंग 30% आर लैंड, यानी कि एंड रिमेनिंग 30% पार्ट इज लैंड, ठीक है? वेरी गुड। फिर है मेंटल। कौन है? मेंटल। और मेंटल की बात की जाए तो पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। ये सबसे मोटी परत है। ये अधिकांशतः गर्म पिघली चट्टानों से बनी होती है। जो रॉक्स होती है पिघल जाती है, पिघलने के बाद में जो लावा टाइप निकलता है ना उसका, उससे ये मेंटल बन जाती है, निर्माण मेंटल का होता है, ठीक है? और इसमें जो लोहे की और मैग्नीशियम की मात्रा इस भूपट्टी की तुलना में ज़्यादा होती हैं। अब आप ये सोचेंगे हमने यहाँ पर तो लिखा ही नहीं, तो अगर और कोई लाइन याद ना आए तो ये भी लिख सकते हो। इसमें देखो कुछ मन से लिखना होता है, यही तो बात है। क्रस्ट में क्या लिख सकते हो इसमें कि इसमें भी लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा होती है।
बस उसकी क्वांटिटी या मात्रा कितनी होती है वो नहीं लिखना, बुक में ही नहीं है, बस इस लाइन की वजह से लिख सकते हैं कि इसमें भी होती है। कौन? आयरन एंड मैग्नीशियम, लोहा एंड मैग्नीशियम। फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज मेंटल, दिस इज द थिकनेस लेयर, ये थोड़ी सी मोटी परत होती है। सबसे मोटी कौन सी होती है? मेंटल सबसे मोटे दिमाग का होता है, मतलब मेंटल सबसे मोटी परत है, ठीक है। और इट इज नॉर्मली मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स, ठीक है। ये सबसे गर्म पिघली चट्टानों से बनी होती है, मतलब मेड अप बनी होती है। फिर इट हैज़ मोर आयरन एंड मैग्नीशियम देन द क्रस्ट, इसमें मैग्नीशियम और आयरन उस भूपर्पट्टी की या क्रस्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ओके, फिर है क्रोड, इंग्लिश में कोर, ठीक है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, बिल्कुल बीचों बीच केंद्रीय भाग है। क्रोड सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण सबसे अधिक गर्म है, सीधी सी बात है, ये पृथ्वी के सेंटर में है और उसके अर्थ में, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म रहती है ये लेयर। पृथ्वी की जितनी नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। तो ये कारण है कि सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण, पृथ्वी का केंद्रीय भाग सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण ये अधिक गर्म है। इसका तापमान 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो जाता है, 7000 सेंटीग्रेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पृथ्वी के क्रोड को 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा? अंदर वाला क्रोड और बाहर वाला क्रोड। द अर्थ सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द कोर, बीइंग द डीपेस्ट पार्ट, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये क्या है कि गहराई में ज़्यादा है, इसलिए ये हॉट है, गर्म है, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज एस्टिमेटेड टू बी 7000 डिग्री सेल्सियस। और द कोर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अंदर वाला क्रोड पार्ट, अंदर वाला क्रोड माना जाता है जो लोहे का बना होता है। अब मेरी बात सुनना, इस क्रोड के 2 पार्ट हैं, एक तो अंदर वाला जो लोहे का आयरन का बना होता है, एक बाहर वाला जो लिक्विड का बना होता है, मतलब द्रवित अवस्था में होता है। और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं जो अंदर वाला पार्ट है, जो इनर पार्ट है, जो लोहे का बना होता है, उसमें साइंटिस्टों का मानना है कि वहाँ पर सोना और प्लूटोनियम जैसी बहुत महंगी धातुएं होने के चांसेस है। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ साइंटिस्टों का मानना है, ठीक है। यानी कि द कोर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द इंटरनल कोर इज बिलीव्ड टू बी सॉलिड and is purely formed of iron. Some scientists have expressed the possibility of having gold and platinum is this part. इसके अंदर ऐसा होने के चांसेस हैं। यानी कि अंदर वाला जो क्रोड है वो ठोस माना जाता है तथा लोहे का बना है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस भाग में सोना और प्लेटिनम होने की संभावना प्रकट की है। और जो बाह्य क्रोड होता है वो तरल होता है। यहाँ लिख लेना, आउटर पार्ट इज लिक्विड, ठीक है, आउटर पार्ट इज लिक्विड। चलो, ये पूरे 4 में से 4 नंबर, 3 का दिलाता है तो 3 में से 3 नंबर 100% आएंगे अगर ऐसा कैसा लिख के आओगे तो, ठीक है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है जैवमंडल, यानी कि छोटा सा 1 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है, जैवमंडल क्या है 1 मार्क्स में। तो क्या लिखेंगे आप कि जल यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, थल यानी कि लिथोस्फीयर, और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फीयर, तीनों का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें लाइफ पाई जाती है, जिसमें हम रहते हैं, वो जैवमंडल कहलाता है। समझ गए? यानी कि द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फीयर where life exists is called as the biosphere। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए इतना ही, क्योंकि 1.5 घंटा आपको वापस सब्जेक्ट को देना है। इसके नोट्स मेरे साथ के साथ आपको बनाना है और लर्न करना है। इस तरीके से इस मुश्किल चैप्टर को, जो लोगों ने मुश्किल बना दिया है, पढ़ाऊँगा मैं कि आपको सब कुछ ईजी लगेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, टाइम टेबल को मत भूल जाना। फिर बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट टाइम टेबल आपको मिलेंगे, उनके चक्कर में मत रह जाना। ऑथेंटिक प्रैक्टिकल टाइम टेबल आपको मिल गया है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके।